गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पाठ 4 भाग 1 देखेंगे। पाठ का नाम है वैदिक युग। तो आज हम वैदिक युग के बारे में जानने का समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संस्कृत को आर्य संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शायद भारत के ही मूल निवासी नहीं थे। ये लोग भारत में उत्तरी पूर्वी ईरान और कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्रों से आए थे तथा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आकर बस गए, वहीं पर रहने लगे। आर्यों ने हमें वेदों, ब्राह्मणों, आर्यकों और उपनिषदों की रचना करके दी। इनको सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैदिक युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। तो इस अध्याय में हम वैदिक युग के बारे में, उस समय के समाज, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन आदि पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि वैदिक युग क्या है। वह कौन सा कालखंड है जिसको वैदिक युग कहा जाता है। तो देखें, ईसा से लगभग, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले, कब, कितना पहले, 1500 वर्ष पहले। ईसा से लगभग, ईसा मसीह के जन्म के 1500, 1500 वर्ष पूर्व से लेकर 600 वर्ष पूर्व की अवधि का समय, अर्थात ईसा मसीह जब पैदा नहीं हुए थे उसके 1500 से लेकर के 600 वर्ष पहले तक के समय को वैदिक युग कहा जाता है। या ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व से लेकर 600 वर्ष पूर्व की अवधि जो है, समय है, काल है, उसको हम वैदिक युग कहते हैं। भारतीय, नंबर दूसरा पॉइंट है, भारतीय आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थल सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां सरस्वती एवं दृश्यवती थी। हमने आपको पहले ही बताया कि ये आर्य जो थे ये भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये भारत में ईरान और कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में आए थे। और जब भारत में आए तो इनका जो प्रारंभिक निवास स्थान था वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों सरस्वती और दृश्यवती के आसपास का क्षेत्र था, जहाँ पर कि ये आकर के अपने परिवार और मवेशियों के साथ रहना शुरू कर दिए थे। तीसरा पॉइंट है आर्य संस्कृति के प्रभाव। तो आर्य संस्कृति जो थी उसने हमें संस्कृत भाषा दिया, अर्थात संस्कृत भाषा जो है आर्यों की देन है, जो कि कई प्रादेशिक भाषाओं की जननी है। ये जो आज आप देखेंगे पूजा पाठ, कर्मकांड, शादी विवाह में पंडित जी बोलते हैं, ये भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है। इसको देववाणी भी कहते हैं, इसकी महत्ता को देखते हुए। तो इस संस्कृत भाषा को हमें किससे प्राप्त हुआ या किसकी देन है? आर्यों की। आर्य आए और हमको संस्कृत जैसी एक सुदृढ़ भाषा दिए, जो कि काफ़ी समय तक, लंबे समय तक जो है एक छत्र राज्य किया। सभी कार्य संस्कृत भाषा में होते थे। और आज हमारे यहाँ बोली जाने वाली बहुत सारी भाषाओं की जननी अर्थात माता है। अर्थात संस्कृत भाषा से कई नई
प्रादेशिक भाषाएं उत्पन्न हुई। पहला योगदान। दूसरा, आर्यों का एक समृद्ध साहित्य, आर्य जो थे एक समृद्ध साहित्य की रचना की। आर्यों ने, यहाँ पे आप नहीं पढ़ा, आर्यों ने एक समृद्ध साहित्य की रचना की। आर्य जो थे संस्कृत भाषा में जो है कई वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण आदि लिखे, जो कि हमारे समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। तथा आर्यों द्वारा वनों को साफ करके अर्थव्यवस्था के लिए खेतीहर अर्थात खेती करने के लिए आधार विकसित किया गया। आर्य जो थे जंगलों को काट करके साफ करके वहां पर जंगलों के स्थान पर खेती करने के लिए भूमि को उपलब्ध कराया। यह आर्यों की देन है। भारतीय समाज पर उनके द्वारा उनके संस्कृति का प्रभाव है। अगला है, आश्रम व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के जीवन को, आश्रम व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के जीवन को 25-25 सालों के, अर्थात आश्रम व्यवस्था के अनुसार एक मनुष्य का जीवन 100 सालों का माना गया। अर्थात एक मनुष्य की औसत आयु जो थी उस समय वैदिक युग में 100 साल की मानी गई, तथा उस 100 साल को भी 25-25 साल के 4 भागों में बांटा गया और उन भागों को क्रमशः ब्रह्मचर्य, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, अगला 26 से 50 साल गृहस्थ आश्रम, फिर 51 से 75 वर्ष वाला समय वानप्रस्थ, तथा 76 से 100 साल का जो अंतिम समय होता था मनुष्य के जीवन का, वह संन्यास नामक 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। अर्थात आश्रम व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के जीवन को 25-25 वर्ष के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों में बांटा गया है। अगला है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या है, किसे कहते हैं? तो वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का मिला जुला रूप, मिले हुए सम्मिलित रूप को वैदिक साहित्य कहते हैं, या वैदिक साहित्य कहलाता। वैदिक साहित्य में क्या है? वैदिक साहित्य कोई एक साहित्य नहीं है, इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सबके मिले जुले रूप को हम वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। और एक चीज और जान ले बेटा कि वैदिक युग के बारे में अधिकांश जानकारियां हमें इन्हीं वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों के माध्यम से मिलती हैं। इसीलिए इनके मिले हुए रूप को वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता। अब हम इस पाठ के अभ्यास पर आएंगे और सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, उत्तर लेने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपका क है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो हम प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप इसको नोट करते रहेंगे, देखते रहेंगे और उसके बाद नोटबुक पर लिख करके तब जो है उसको याद करेंगे। नोटबुक जरूर बनाते रहेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम
अभ्यास प्रश्न में चलेंगे। अभ्यास प्रश्न में है क, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य का औसत जीवन माना जाता है 50 वर्षों का, 100 वर्षों का, 200 वर्षों का, 250 वर्षों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 100 वर्षों का सही है, इसको हम सही का चिन्ह लगा देंगे। फिर सामवेद कौन सा वेद है? अर्थात सामवेद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसा कि आप जानते हैं वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। तो इसमें सामवेद का कौन सा स्थान है? तो सामवेद का दूसरा स्थान है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय सही। ऋग्वेद, सामवेद, तो सामवेद का दूसरा स्थान। सामवेद कौन सा वेद है? ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय, दूसरा है। तीसरा है वैदिक युग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, या वैदिक युग कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन है 2, 3, 1, 5। तो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात वैदिक युग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, या वैदिक युग 2 भागों में विभाजित है। प्रश्न आपको उल्टा सीधा चाहे जो जैसे पूछे, लेकिन आप जानते रहेंगे तो उसका उत्तर दे लेंगे। और इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लेना और बार बार वीडियो देख करके या पढ़ करके इसको कंठस्थ कर लेना। चौथा है वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन केंद्रित था, अर्थात उनके आर्थिक जीवन का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि थी, पशुपालन था, व्यापार था, या ये सभी थे? तो इसका भी उत्तर आपका पहला ऑप्शन है, सही है, कृषि पर। कृषि पर तो हम ऑप्शन नंबर 1 पर सही का चिन्ह लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले में धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य का औसत जीवन 100 वर्षों का माना जाता था। सामवेद द्वितीय वेद है। कौन सा वेद है? दूसरा। वैदिक युग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, या वैदिक युग 2 भागों में विभाजित है। और चौथा है वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर केंद्रित था। वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन किस पर आधारित था? तो वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर, ऑप्शन नंबर 1 कृषि पर आधारित था। अब इसके बाद हम रिक्त स्थानों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेद पहला है, वेद विश्व के साहित्य हैं। कैसे साहित्य हैं? रिक्त स्थान जो है वहाँ पर होगा प्राचीनतम। कैसे साहित्य हैं? प्राचीनतम। तो वेद विश्व के साहित्य कैसे? तो पहले में क्या भरे हम लोग? प्राचीनतम। दूसरा में है राजन के लिए सभी धार्मिक अनुष्ठान करता था। कौन 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 राजन के लिए सभी धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो यहाँ पर भरा जाएगा पुरोहित।
है। दूसरे में भरेंगे, देखिए बेटा लाइट थोड़ा कम है, आपको हो सकता है मैं दिखाई दे। तो पहले में है वेद विश्व की, हमने भरा प्राचीनतम साहित्य है। दूसरे में है पहले भरना है पुरोहित, राजन के लिए सभी धार्मिक अनुष्ठान करता था। तीसरा है शिक्षण कार्य अधिकांशतः कैसा होता था, मौखिक होता था। कैसा होता था, मौखिक। यहाँ पर हम भरेंगे मौखिक। तो तीसरे में क्या बनना है, मौखिक। पहले में प्राचीनतम, दूसरे में पुरोहित तथा तीसरे में मौखिक भरना है। अब हम आ जाएंगे घ, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें कुछ गलत है कुछ सही है। जो सही कथन है उस पर सही का चिन्ह तथा जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो हम देखते हैं, पहला कथन है आर्य प्रकृति की पूजा करते थे, यह सही है। कहता है सही है। दूसरा, कबीले का मुखिया राजन कहलाता था, यह भी सही है। वेदों की संख्या 3 होती है, यह गलत है। कालांतर में वर्ण का अर्थ जाति हो गया, यह सही है। गांव आत्मनिर्भर इकाइयाँ होते थे, यह भी सही है। अर्थात सही गलत में पहला दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा पांचवा सही। अर्थात कथन नंबर 3, वेदों की संख्या 3 होती है, 3 नहीं बल्कि 4 होती है। मैंने आपको कहा वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ दिया 3 होती है, इसलिए कथन नंबर 3 वेदों की संख्या 3 होती है, गलत है। बाकी यह सही गलत में सब सही है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे और याद करेंगे। संभवतः अगले महीने में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा भी है, तो नोटबुक अवश्य बनाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल एक नए वीडियो में नए अध्याय के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।